हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम एक्सप्लेन। तो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर वही आपको जो पिछले लेक्चर में पढ़ाए हुए थे घटना चक्र की वार्षिकी, समसामयिकी वार्षिकी वार्षिकांक, ठीक है, इसका क्विक रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, जहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने उसको ख़त्म किया था वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इस अगर आपको पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे शुरू से लेकर यहाँ तक का एक लेक्चर हमने बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है। राष्ट्रीय भूमि निगम। राष्ट्रीय भूमि निगम क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको हम एक क्विक रिवीजन फटाफट दे देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। जब सरकार अपनी किसी संपत्ति का मुद्रीकरण करती है तो इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निजी संस्थान को उस संपत्ति को क्या करना है, निष्क्रिय करना। भूमि जो है, बुनियादी ढांचा है, सार्वजनिक उपक्रम जो भी है, उसके राजस्व के अधिकार को हस्तांतरित कर रही है। इस तरह के लेन देन में सरकार को उस निजी संस्था से एक अग्रिम यानी एडवांस पेमेंट का भुगतान होता है। संपत्ति द्वारा सृजित राजस्व में नियमित हिस्सा परिसंपत्ति में स्थिर निवेश का वादा और मुद्रीकृत मुद्दे की संपत्ति के शीर्षक अधिकार मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है फ्रेंड, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। 9 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन को मंजूरी प्रदान की। यह केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होगी। इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी कितनी होगी, 5,000 करोड़ रुपए, और चुकता शेयर पूंजी कितनी होगी, पेड अप 150 करोड़ रुपए होगी। ठीक है। एनएलएमसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों जैसे सीपीएससी के स्वामित्व वाली अतिरिक्त भूमि और भवनों का मुद्रीकरण करेगी। ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से उपयोग में नहीं या आंशिक उपयोग वाली परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके सरकार राजस्व प्राप्त करेगी। वर्तमान में सीपीएससी के पास बड़ी मात्रा में उपयोग में नहीं होने वाली भूमि और परिसंपत्तियां मौजूद हैं जिनका उपयोग नहीं कर रही है सरकार। ठीक है। तो एनएलएमसी इन संपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा और इस प्रक्रिया का समर्थन करेगा। एनएलएमसी बंद हो चुका सीपीएससी या ऐसे सीपीएससी जो रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया में है से संबद्ध परिसंपत्तियों का स्वामित्व प्राप्त करेगा, प्रबंधन करेगा और मुद्रीकरण करेगा। ठीक है। एनएलएमसी सीपीएससी तथा अन्य सरकारी कंपनियों को परामर्श व समर्थन प्रदान करेगा ताकि वह अपनी गैर प्रमुख परिसंपत्तियों की दक्षता के साथ पहचान कर सकें, उनका मुद्रीकरण कर सकें और अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकें। चलिए फ्रेंड, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो दो हो गई। क्या 9 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहते में एनएलएमसी का गठन को मंजूरी प्रदान की गई। ये इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज़्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। ठीक है। चलिए अगले टॉपिक चलते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से संपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने एवं प्रतिरक्षण तक कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। ठीक है, 2014 में। 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए IMI 2.0 और दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य संचालित किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को 22 जनवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15-15 दिनों के तौर पर संचालित किया गया। मिशन के तहत देश में सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण का कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है फ्रेंड, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया। यानी कि 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया। इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है, इस मिशन को 3 दौर यानी 3 राउंड में संचालित किया जाएगा। IMO 4.0 को 33 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव हेतु चिन्हित 75 जिलों को मिलाकर यानी सहित में संचालित किया जाएगा। मिशन के प्रथम दौर में 11, द्वितीय और तृतीय दौर में 22 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। मिशन का फोकस क्या होगा, सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में अस्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देना, कोविड-19 महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की धीमी पड़ी गति में तेजी लाना। अब देखिए अगला टॉपिक क्या होता है, गोबर धन।
ठीक है। सघन मिशन इंद्रधनुष में 2-3 पॉइंट है। खाली मिशन इंद्रधनुष को 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने सघन मिशन की शुरुआत की और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यही है 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया। ठीक है। इसमें 1-2 पॉइंट है 416 जिलों जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव होते 75 जिलों को भी समाहित किया गया है। बस ये 2-3 पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, गोवर्धन। गोवर्धन, हाँ फ्रेंड, चलिए देखते हैं गोवर्धन संयंत्र इंदौर। गोवर्धन संयंत्र इंदौर। गोबर का पूर्ण रूप गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज है। इस योजना की घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित करके उससे ऊर्जा का उत्पन्न करना है। चलिए फ्रेंड अगले पेज पे चलते हैं। क्या है इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो यह आपका फ्रेम में आ गया इम्पोर्टेंट फैक्ट, स्मरणीय तथ्य जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसमें क्या है, 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी का उद्घाटन किया था इंदौर में 19 फरवरी 2022 को। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है। जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन करने वाला यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। ये इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। ठीक है, एशिया में, पूरे एशिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर के निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है। यह संयंत्र सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पर आधारित है, यानी इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी, ठीक है, दोनों का पार्टिसिपेशन है। परियोजना को लागू करने हेतु एक विशेष प्रायोजन वाहन के रूप में इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को स्थापित किया गया था। ठीक है, किया गया है। यह संयंत्र प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे को उपचारित यानी उनका ट्रीटमेंट करने में सक्षम है। ठीक है, इस संयंत्र के माध्यम से प्रतिदिन 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद के उत्पादन की उम्मीद है। ठीक है, यह संयंत्र शून्य लैंडफिल मॉडल पर आधारित है। इससे कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा। इसके साथ ही इससे कई पर्यावरणीय लाभ जैसे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी, उर्वरक के रूप में जैविक खाद के साथ हरित ऊर्जा प्रदान करना आदि प्राप्त होंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। थोड़ा जल्दी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपको पूरा ये कराना भी है। ठीक है, ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। ऊपरी भद्रा परियोजना कहाँ पे है? ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कार्यान्वित को हो रही है। ये प्रमुख लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी 2022 को घोषणा की कि केंद्र द्वारा इस परियोजना को 16 फरवरी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, जिसके चलते इस परियोजना को केंद्र का से लगभग 60% वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा अब इसको। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है देख लेते हैं एक बार जल्दी से। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखिए, ये राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली यह कर्नाटक की पहली परियोजना होगी। इस परियोजना का उद्देश्य चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, दावणगेरे और तुमकुरू के सूखाग्रस्त जिलों में खरीफ के मौसम में अस्थायी सिंचाई सुविधा प्रदान करना होगा। ठीक है, इसके साथ ही सूखाग्रस्त जिलों में सूक्ष्म सिंचाई द्वारा 2.25 लाख हेक्टेयर की सीमा तक सिंचाई करने की योजना है। ठीक है फ्रेंड, इस परियोजना को 2 चरणों में पूर्ण किया जा रहा है। चलिए 2 चरण कौन कौन से इसको भी देख लेते हैं एक बार सही नज़र से, एक बार फ्रेम में ले लें। हाँ ठीक, देखिए परियोजना के तहत तुंगा नदी से भद्रा जलाशय तक 17.440 हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट और भद्रा जलाशय से अज्जमपुरा सुरंग तक 29.90 टीएमसी पानी उठाने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, अब जैसे अगले पॉइंट पे देखते हैं क्या लिखा है। 17.039 किलोमीटर लंबी अज्जमपुरा, ठीक है, सुरंग का निर्माण किया जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन विश्वेश्वरैया जल लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपने देख ही लिया है। कर्नाटक की पहली परियोजना होगी, यह राष्ट्रीय परियोजना है कर्नाटक की। ठीक है, और वहाँ से कौन 3 जिले हैं, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, दावणगेरे और तुमकुरू, ये 4 जिले इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, बस हो गया, बस इसमें अब ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस्माइल परियोजना क्या है। इस्माइल योजना 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में इस्माइल योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस्माइल का पूर्ण रूप क्या होता है? आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता, ये उसका इस्माइल का पूरा नाम है, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स
फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में स्माइल लिखा जाता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 2 उप योजनाएँ शामिल हैं। क्या है? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए क्या है फ्रेंड? पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। मंत्रालय ने इस योजना के लिए 2021-22 और 2025-26 तक की अवधि में 365 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं इस योजना को लागू कराने के लिए। इसमें जो भी खर्च होगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजना के घटक क्या क्या हैं? ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना, कौशल विकास और आजीविका की योजना, समग्र विकास देखभाल किया जाएगा, गरिमा गृह के रूप में आवास होगा उनका, जिसे बोर्डिंग हाउस होता है ना। ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान किया जाएगा। ई सेवाएं में राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन एवं विज्ञापन और अन्य कल्याणकारी उपाय होंगे। ठीक है, भीख मांगने के कार्य में अब देखते हैं भीख मांगने के कार्य में क्या है। भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास का फोकस निम्नवत होगा। संरक्षण एवं पहचान, लामबंदी, बचाव आश्रय गृह, व्यापक पुनर्वास। ठीक है, ये सब होगा भीख मांगने के संबंध में। इन सब चीज़ों को भीख मांगने वाले लोगों के लिए पहले सर्वेक्षण उनका किया जाएगा, उनकी पहचान की जाएगी, फिर उनकी लामबंदी होगी, उनका बचाव किया जाएगा। अगर उनको कोई जिसे होते हैं यह ना क्या बोलते हैं उनको, भीख मंगाने का जो लोग काम कराते हैं, ठीक है, उन लोगों से उनका बचाव किया जाएगा, उन्हें आश्रय गृह में रखा जाएगा, व्यापक पुनर्वास उनका होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक था। अब इसमें स्माइल योजना को ख़त्म करते हैं। अब अगले पेज पे आते हैं, देखते हैं अब क्या है। चलिए फ्रेंड, यहाँ पहुँचते हैं, थोड़ा इसको फ्रेम में ले लें अपने। हाँ फ्रेंड, अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। 26 मई 2007 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी। इस सुरंग का पूरा नाम रोहतांग सुरंग था। इसका पूरा नाम रोहतांग सुरंग था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, और 24 दिसंबर 2019 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसका नाम अटल टनल रखने का निर्णय किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। 3 अक्टूबर 2020 में, ठीक है, रोहतांग में। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है देख लेते हैं एक बार। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग यानी सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। ठीक है, इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया गया है। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 9 किलोमीटर से ज़्यादा भी कुछ। यह घोड़े की नाल के आकार की डबल लेन टनल है। इसकी ऊंचाई 5.525 मीटर है। यह सुरंग 10.5 मीटर चौड़ी है। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। यह पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश की मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। पूरे वर्ष, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, जो पहले बर्फबारी की वजह से लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। ठीक है, यह विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी सुविधा मुहैया करवाई गई है। ठीक है, यह सुरंग सामरिक तौर पर यानी कि अपने देश की सेना को के आवागमन के तौर पर काफ़ी अहम है, क्योंकि इसके परिचालन से सड़क मार्ग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर की कमी आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमारी आर्मी को वहाँ पहुँचना होगा बॉर्डर पे लेके, तो वहाँ से उसको मनाली से लेह पहुँचना है, लेह लद्दाख में बॉर्डर जो कि लेह का बॉर्डर जो कि वहाँ लगता है बॉर्डर एरिया है, वहाँ तक पहुँचने में उसको दूरी 46 किलोमीटर की कमी आ जाएगी। ठीक है, इस सुरंग के बन जाने पर अटल सुरंग। ठीक, इस प्रकार इन दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाले समय में 4 से 5 घंटे की बचत हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, अब अगला देख लेते हैं इसका बॉक्स को। घटना चक्र का बॉक्स जो होता है फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है, ना अवॉइड करना है, इसको ठीक से देखते जाना है क्या है इसमें। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं एक बार। T49 सुरंग जम्मू एवं कश्मीर को एक वैकल्पिक विश्वसनीय
परिवहन प्रणाली यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। उधमपुर से बारामूला तक की दूरी 272 किलोमीटर है, जिसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। USBRL परियोजना, और जिसमें मार्ग की लंबाई किलोमीटर में, ठीक है, मार्ग की लंबाई देखना है वो किलोमीटर में है। सुरंगों की संख्या देखना है, मुख्य सुरंग की लंबाई कितनी है, सबसे लंबी सुरंग। तो ये आपको टेबल बना हुआ है, आप देख भी सकते हैं। उधमपुर से कटरा मार्ग की लंबाई 25 किलोमीटर, सुरंगों की संख्या 10 है, मुख्य सुरंग की लंबाई 11 है, सबसे लंबी सुरंग यहाँ 3.15 किलोमीटर की सबसे लंबी सुरंग है। अगर कटरा से बनिहाल देखते हैं तो मार्ग की लंबाई 111 किलोमीटर है, सुरंगों की संख्या यहाँ 27 है, मुख्य सुरंग की लंबाई 97.64 किलोमीटर है, और उसके बाद सबसे लंबी सुरंग यहाँ पे 12.75 किलोमीटर की है, ठीक है। अब तीसरा बनिहाल से काजीगुंड भी इसी तरह देख लेते हैं। मार्ग की लंबाई यहाँ पे 18 किलोमीटर है, सुरंगों की संख्या यहाँ पे 1 है, मुख्य सुरंग की लंबाई यहाँ 11.215 किलोमीटर, सबसे लंबी सुरंग यहाँ पे 11.215 किलोमीटर है, ठीक है। और उसके बाद चौथा काजीगुंड से बारामूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे मार्ग की लंबाई सिर्फ 18 किलोमीटर है, और यहाँ पे कोई सुरंग है ही नहीं बारामूला तक के लिए, उधमपुर से बारामूला तक, ठीक है। उसे उसके लिए था ही है, तो बारामूला में न तो कोई सुरंगों की संख्या है, जब सुरंग ही नहीं पड़ी वहीं पहुँच गए तो हो गया। यानी टोटल कुल 272 किलोमीटर लंबाई है इस मार्ग की। हाँ, इसमें कुल 38 सुरंगें पड़ेंगी और 119.85 किलोमीटर इसमें मुख्य सुरंग की वो है लंबाई है। चलिए ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं USBRL, ठीक है फ्रेंड। USBRL परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों एवं पुलों का निर्माण शामिल है। इस संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंगें संयुक्त लंबाई जिनकी 119 किलोमीटर का निर्माण शामिल है। इनमें से सबसे लंबी सुरंग T49 है, जिनकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। यह सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। निर्माण पूर्ण होने पर T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग बन जाएगी। वर्तमान में बनिहाल काजीगुंड खंड पर स्थित पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। पीर पंजाल सुरंग की लंबाई 11.215 किलोमीटर है। T49 सुरंग का निर्माण NATM द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। थोड़ा फास्ट चलना है फ्रेंड, क्योंकि भाई टाइम कम है, आपको पूरा कराना है। अब हमने कहा है तो पूरा कराएंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा हमारे साथ स्पीड बना के भी चलना होगा। चलिए फ्रेंड, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को देख लेते हैं। श्री रामानुजाचार्य का जन्म 1017 AD में श्री पेरुबुदूर तमिलनाडु में हुआ था। वह श्री वैष्णव परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक हैं। श्री रामानुजाचार्य वेदांत के प्रमुख दार्शनिकों में शामिल हैं। रामानुजाचार्य ने ही सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद की अवधारणा का खंडन किया था, ठीक है। यानी आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद की अवधारणा का खंडन किया था। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इन्होंने अपना दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अब विशिष्टाद्वैतवाद होता क्या है देखिए, इसमें ब्रह्मा और उसकी समस्त कृति यानी उसकी द्वारा बनाई गई सभी जीव एवं जगत को सत्य माना गया है, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद में रामानुजाचार्य ने अनेक साहित्यिक ग्रंथों की भी रचना की, जिनमें वेदांतसार, वेदार्थ संग्रह, गीता भाष्य, श्री वैकुंठ गद्य, वेदांत दीप आदि शामिल हैं। श्री भाष्य रामानुजाचार्य द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो श्री रामानुजाचार्य द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी है? श्री भाष्य, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि रामानुजाचार्य ने आस्था, जाति, पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। इसी कारण हैदराबाद में स्थित उनकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं एक बार जल्दी से। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया था, 5 फरवरी 2022 को, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यह प्रतिमा शमशाबाद हैदराबाद शहर के शमशाबाद जगह पे पड़ता है, तेलंगाना राज्य में है, जो कि शमशाबाद में स्थित त्रिदंडी चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है, ठीक है। चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम, ये इंपॉर्टेंट किस आश्रम में स्थापित है? श्री रामानुजाचार्य यानी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वह श्री
चिन्ना जीयर स्वामी, ठीक है, में स्थापित है। उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा का उद्घाटन 13 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह के दौरान किया गया था। 13 दिन का है ना, रामानुज सहस्त्राब्दी है, एक शताब्दी समारोह के दौरान किया गया था। यह समारोह रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा था, ठीक है। अब देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है। यह इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसे भद्रवेदी नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने की थी। इसकी परिकल्पना किए थे रामानुजाचार्य के ही आश्रम के श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने की थी। अब इसमें उल्लेखनीय है कि इम्पोर्टेंट क्या है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 216 फीट के अंतर्गत भद्रवेदी पद पीठम रामानुजाचार्य प्रतिमा तथा त्रिदंडम शामिल है, ठीक है। यह प्रतिमा पंचलोह यानी 5 धातुओं के संयोजन से निर्मित है। यह 5 धातुएं कौन कौन सी है? सोना, चांदी, तांबा, पीतल एवं जस्ता है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर 108 दिव्य देशम का भी निर्माण किया गया है, यानी नक्काशीदार मंदिरों, ठीक है, इनको दिव्य देशम कहा जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड अगले कॉलम पे चलते हैं थोड़ा सा और इसको कंप्लीट करते हैं। एक मिनट, इसको यहाँ ले लेते हैं फ्रेम में, हाँ ठीक, अब दिखेगा आपको। चीन स्थित एरोसन कॉरपोरेशन ने लगभग 1600 टुकड़ों में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किया था। एरोसन कॉरपोरेशन एक कंपनी है चीन की, जिसने 1600 टुकड़ों में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण करके इसे भारत भेज दिया था। भारत ने इन टुकड़ों को असेंबल यानी कि जोड़ करके आपस में पूरी तरह से प्रतिमा को तैयार किया, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊँची प्रतिमा है। तो विश्व की सबसे बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा कौन सी है? तो देखते हैं, थाईलैंड में स्थित ग्रेटा बुद्धा जो है बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा उनको माना जाता है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है, ठीक है। अब ये हो गया। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई कितनी है? पीछे हमने पढ़ा था 216 फीट है, ठीक है। चलिए स्टैचू ऑफ बिलीफ एक नई स्टैचू बन रही है, ठीक है, राजस्थान में। वर्तमान में राजस्थान में नाथ द्वारा भगवान शिव की 351 फीट ऊँची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, ठीक है, 351 फीट ऊंची, यानी 302 फीट अभी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में थाईलैंड की ग्रेटा बुद्धा है 302 फीट, अब 351 फीट, यानी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ के जरिए। अब देखते हैं अगला, स्टैचू ऑफ पीस। 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज 151वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा 8 अष्टधातु यानी 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा के मुख्य घटक है। तांबा, इसमें कॉपर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड इसको कंप्लीट करते हैं। तांबा मुख्य घटक है, ठीक है। और यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। विजय वल्लभ महाराज 1870 में पैदा हुआ, 1954 में इनका स्वर्गवास हो गया। ने जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर के संदेश के प्रसार का कार्य किया, ठीक है। पर्वतमाला, अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। पर्वतमाला दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए संपर्क सुविधा में सुधार करने हेतु भीड़भाड़ वाले शहरों में यातायात को सरल बनाने के उद्देश्य से पहली बार पर्वतमाला परियोजना की शुरुआत की गई, ठीक है। ये हो गया पर्वतमाला परियोजना का थोड़ा इंट्रो। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 और 2023 के लिए जो केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की थी, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट वाला है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट में रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, यह परियोजना, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम फ्रेम में ले लें। हाँ देखिए फ्रेंड, यह परियोजना लोक निजी भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत शुरू की जाएगी। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार 60 किलोमीटर की दूरी के लिए 8 रोपवे परियोजना हेतु संविदा जारी की जाएगी, ठीक है।
यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है। इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर यानी गोदौलिया तक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, वाराणसी में पर्वतमाला श्रृंखला के तहत ये वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर, जिसे गोदौलिया में पड़ता है चर्च स्क्वायर, वहाँ तक का रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, यानी रोपवे के जरिए पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन। गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे का उद्घाटन 24 अगस्त 2020 को किया गया था। ठीक है, लगभग 2 किलोमीटर लंबा यह रोपवे किसी भी नदी पर बना भारत का सबसे लंबा रोपवे है। कौन? जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है असम में। ठीक है, 24 अगस्त को जिसका उद्घाटन किया गया था, ये 2 किलोमीटर लंबा भारत का सबसे लंबा रोपवे माना जाता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। कानपुर मेट्रो का शुभारंभ। विश्व की पहली मेट्रोपॉलिटन यानी मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत 1863 में लंदन में हुई थी। ठीक है, भारत में प्रथम मेट्रो रेल नेटवर्क का प्रारंभ वर्ष 1984 में कोलकाता में हुआ था। हाल ही में मेट्रो रेल का परिचालन प्रारंभ करने वाला कानपुर भारत का नवीनतम शहर बन गया है। कानपुर मेट्रो की घोषणा तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016 में ही की गई थी, जिसका निर्माण कार्य नवंबर 2019 से ही प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है ये देख लेते हैं एक बार। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया। कानपुर मेट्रो के इस खंड में IIT कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल के परिचालन का किया जाएगा। IIT कानपुर से लेकर मोती झील तक, ठीक है, यहाँ तक परिचालन किया जाएगा इस खंड में। ठीक, यह खंड 9 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। ठीक है, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 32.4 किलोमीटर है, जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत अंडरग्राउंड होगा। हाँ, यहाँ 13 किलोमीटर का अंडरग्राउंड होगा, और उसके बाद जो बचा वो चाहे ज़मीन पे ही बना दें, चाहे एलिवेटेड कर दें, कुछ भी। वैसे मोस्ट प्रॉबल है कि एलिवेटेड कर देंगे, उसको बनाएंगे। इस परियोजना को 2 कॉरिडोर में विभाजित किया गया है, यानी 2 गलियारों में विभाजित किया गया है इस परियोजना को। पहला गलियारा का है IIT कानपुर से नौबस्ता तक, दूसरा गलियारा चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक। ठीक है, ये कानपुर में एक स्थान का नाम है बर्रा 8, कुछ आप लोग अदर वे में ना लीजिएगा। ठीक, अब इसमें यह हो गया इम्पोर्टेंट फैक्ट में यहाँ तक आ गए। परियोजना के पूर्ण होने की समय सीमा कब तक है? 2024, यानी 5 वर्ष के लिए। 2019 में स्टार्ट हुआ था, 2024 में बन के इसको कंप्लीट होना है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, प्राथमिक खंड IIT कानपुर से मोती झील के लिए सभी 9 मेट्रो स्टेशनों को हरित भवन परिषद की प्लेटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया गया है। सभी 9 मेट्रो स्टेशनों को हरित भवन परिषद की प्लेटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया गया है। इस खंड को हरित भवन संहिता के अनुसार विकसित किया जाएगा। ठीक है, किया गया जो इस पर्यावरण के प्रति सुरक्षा बनाता है। हरित भवन संहिता और मानदंडों के कड़े अनुपालन के कारण इसे पर्यावरण प्रबंधन के लिए ISO 14001 प्रमाणन तथा सुरक्षा प्रबंधन के लिए ISO 45001 प्रमाणन से प्रमाणित किया गया है। ठीक है, ये डबल टी गार्डर का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। डबल टी गार्डर, अब डबल टी गार्डर आप चाहिए तो गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या होता है। हाँ, इसका उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। ठीक, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हरित ऊर्जा गलियारा फेज़ 2। सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली को ग्रिड के पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ सिंक्रोनाइज करना ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है देख लेते हैं। 6 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली हेतु हरित ऊर्जा गलियारा फेज़ 2 योजना को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, 6 जनवरी 2022 को। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। इसके तहत लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन तथा सब स्टेशनों के लगभग 27,500 मेगावोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर क्षमता को अतिरिक्त रूप से जोड़े जाने की मंजूरी की गई। ठीक है, इस परियोजना से 7 राज्यों में लगभग 20 गीगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी मदद मिलेगी। 7 राज्यों में शामिल है कौन कौन? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। हरित ऊर्जा गलियारा फेज़ 2 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा, यानी इसको तैयार किया जाएगा। इस योजना से वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब इसमें ध्यान देने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 2015-16 में अंतर्राज्यीय पारिश्रण हेतु हरित ऊर्जा गलियारा चर फेज़ 1 को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो फेज़ 1 के तहत 8 राज्यों कौन कौन थे, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को शामिल किया गया था। ठीक है, 2015-16 में अंतर्राज्यीय पारिश्रण यानी बिजली का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ट्रांसमिशन, ठीक है। अब ये बिना पनकी बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना, पाइपलाइनों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों को कच्चे तेल गैस की ढुलाई को सबसे सस्ता, सबसे सुरक्षित और पर्यावरणीय अनुकूल साधन माना जाता है। क्यों, पाइपलाइन अगर पाइप आप बिछा देंगे दो जगह पे, दो स्टेशन के बीच में, तो वहाँ से जब हम चाहे जितना चाहे उतना पेट्रोल यहाँ से रिलीज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और चाहे इधर से उधर चाहे उधर से इधर। अगर हम इसको ट्रक के जरिए और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे तो इससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। ठीक है, और बीच में एक्सीडेंट होने की भी संभावना बनी रहती है, जो पेट्रोल टैंकर वगैरह होते हैं पलट जाते हैं, आग लग जाती है। ठीक है, तो ये है बिना पनकी बहुत्पाद पाइपलाइन परियोजना, इसका ये है मोटिव। ठीक है, पाइपलाइनों के माध्यम से ये मैंने बता दिया सबसे सस्ता, सबसे सुरक्षित और पर्यावरणीय अनुकूल साधन माना जाता है। पिछले कुछ दशकों में देश में भूमिगत पाइपलाइनों का नेटवर्क बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है। पाइपलाइनों का नेटवर्क देश में कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और गैस की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में काफ़ी सहायक है। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ काफ़ी सहायक है। अब देखते हैं, यह है आपका इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है देख लेते हैं। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने बीना कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, और पनकी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, इन कानपुर शहर में पनकी पड़ता है एक जगह, बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इसका नाम क्या है, बीना पनकी। ठीक है, बीना पड़ता है मध्य प्रदेश में, पनकी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, कानपुर शहर के एक जगह का नाम पनकी है, और बीना जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आपने परियोजना के राष्ट्र को समर्पित किया। इस पाइपलाइन का संचालन BPCL द्वारा किया जाएगा। यह पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर के पनकी स्थित, यानी कानपुर के उत्तर प्रदेश के जो कानपुर उत्तर प्रदेश पड़ता है वहाँ पनकी पे स्थित POL पेट्रोलियम ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट टर्मिनल तक विस्तृत है। ठीक है, यहाँ तक 356 किलोमीटर की लंबाई है मध्य प्रदेश पनकी से बीना तक की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 283 किलोमीटर तक और मध्य प्रदेश में 73 किलोमीटर तक लंबा है। ठीक है, इसकी क्षमता 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इतना तेल का या फिर गैस का ट्रांसपोर्टेशन कर लेगा। ठीक है, इस पाइपलाइन का व्यास 18 इंच है। ठीक है, इस परियोजना की कुल लागत 1524 करोड़ रुपए आएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें 1227 करोड़ रुपये खर्च करेगी और मध्य प्रदेश सरकार इसमें 297 करोड़ रुपया खर्च करेगी। ठीक है, यह परियोजना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 5 जिलों को आच्छादित करेगी, ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जबकि मध्य प्रदेश के 2 जिले रहेंगे, सागर और टीकमगढ़, इस परियोजना के तहत आच्छादित होंगे। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना रिफाइनरी से उत्पादों की सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित निकासी सुनिश्चित होगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना से पनकी उत्पादों की धुलाई में कार्बन उत्सर्जन में 68% की कटौती होगी। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, नवाचार क्या है। हाँ ठीक, नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग देखना। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग क्या है, तो चलिए फ्रेंड इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, ARIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक आदत पहल है। इसका उद्देश्य नवाचार उद्यमिता का विकास यानी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करना है। इस पहल का कार्यक्रम AICTE तथा शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है देख लेते हैं। 29 दिसंबर 2021 के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ARIIA 2021 के परिणामों की घोषणा की गई। यह ARIIA का तृतीय संस्करण है। ठीक है, अब चलते हैं अगले कॉलम पे देख लेते हैं इसी पेज के, इसको भी लेते हैं फोकस में। हाँ, ये देखिए
आपका ये हो गया। अब देखिए उल्लेखनीय इसमें यह है कि ARIIA के प्रमुख प्रथम संस्करण को अप्रैल 2019 में तथा द्वितीय संस्करण को अगस्त 2020 में जारी किया गया था। ARIIA के संस्करण में गैर तकनीकी संस्थानों के लिए विशेष फ्रेमवर्क शुरू किया गया है, यानी कि नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए एक विशेष फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। ठीक है, इस वर्ष ARIIA में कुल 1438 संस्थानों की भागीदारी रही, जो द्वितीय संस्करण 674 संस्थान की तुलना में दुगने से भी अधिक है। ठीक, ARIIA 2021 में भागीदार संस्थानों को दो प्रमुख श्रेणियों, तकनीकी और दूसरी गैर तकनीकी में विभाजित किया गया। ARIIA 2021 के अनुसार IIT मद्रास को लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे नवाचारी शिक्षण ARIIA 2021 के अनुसार IIT मद्रास को लगातार तीसरे वर्ष सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त किया गया। इन्हें बहुत ज़्यादा इनोवेशन करता है। ठीक है, IIT मद्रास इसे CFTIS यानी केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की श्रेणी में रैंक प्रदान की गई है। चलिए, श्रेणीवार उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग। अब ये बॉक्स में जो होता है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ना स्किप कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। श्रेणीवार उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग क्या है? केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व के संस्थान तकनीकी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, इसको फर्स्ट रैंकिंग राज्य इसका कौन? तमिलनाडु। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को जो सेकंड रैंक प्राप्त हुई, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को थर्ड रैंकिंग प्राप्त हुई है, ये दिल्ली में पड़ता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, इसको फोर्थ रैंकिंग मिली है इस बार, ये यूपी में पड़ता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की को 5वां रैंक हासिल हुआ, ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, अब उसके बाद देख लेते हैं राज्य विश्वविद्यालय एंड डीम्ड विश्वविद्यालय। शीर्ष 5 कौन कौन से हैं? पंजाब विश्वविद्यालय, इसकी रैंक फर्स्ट है। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय जिसकी फर्स्ट रैंक है पंजाब राज्य में। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जिसकी सेकंड रैंक है वो दिल्ली राज्य में है। नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तीसरे रैंक पे है, ये दिल्ली में पड़ता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ये चौथी रैंक पे है, ये हरियाणा में पड़ता है। अविनाशीलिंग इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, ये 5वीं रैंक पे है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए फ्रेंड, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसको कंप्लीट करते हैं। थोड़ा जल्दी से देख रहे हैं, थोड़ा जल्दी में है, जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करके आपको कंप्लीट कराना है। ठीक है, तैयारी को। और ये है राजकीय महाविद्यालय संस्थान, राजकीय राज्य वित्त पोषित तकनीकी शीर्ष 5 कौन कौन से हैं? अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे जिसकी रैंक फर्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, PSG प्रौद्योगिकी महाविद्यालय जिसकी दूसरी रैंक पे है, वो तमिलनाडु में है। LD अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ठीक है, ये तीसरी रैंक पर है, गुजरात में है। तियागराजर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बहुत टिपिकल नाम भाई, इसकी फोर्थ रैंक पे है, ये तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु, दक्षिण भारत के नाम इससे टिपिकल होते ही हैं। अच्छा, और देखिए वीर माता जीजाबाई प्रौद्योगिकी संस्थान, ये इसकी 5वीं रैंक पे ये है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। 4 विश्वविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय स्व-वित्त पोषित निजी तकनीकी श्रेणी में शीर्ष स्थान कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोर्धा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है, कलिंगा को मिला था। ठीक है, शीर्ष स्थान। ठीक, जबकि इस श्रेणी में चितकारा विश्वविद्यालय पंजाब द्वितीय स्थान पर रहा। इस श्रेणी में चितकारा विश्वविद्यालय जो कि पंजाब में पड़ता है वो द्वितीय स्थान पर रहा। ठीक, निजी महाविद्यालय और संस्थान की रैंकिंग में देख लीजिए क्या था। तकनीकी श्रेणी में GH रासोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय महाराष्ट्र में प्रथम, जो कि महाराष्ट्र पड़ता है प्रथम। NRMK अभियांत्रिकी महाविद्यालय तमिलनाडु में जो पड़ता है वो द्वितीय स्थान पर रहा। निजी महाविद्यालय ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि दातव्य है कि गैर तकनीकी विश्वविद्यालयों को भी 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया, जिनका विवरण निम्नलिखित है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय वित्त पोषित श्रेणी में पहले स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू दिल्ली, जबकि दूसरे स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड है। ठीक है, और इसमें सामान्य गैर तकनीकी श्रेणी के अंतर्गत भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान गुजरात शीर्ष पर है। वहीं श्री नारायण कॉलेज केरल द्वितीय और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल में जो है वह तृतीय स्थान पर है।
अब उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से कॉलेज हैं थोड़ा। उत्तर प्रदेश क्योंकि भाई उसका एग्ज़ाम ही देने जा रहे हैं हम 12 जून को। चलिए, CFTIS भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर चौथे तथा मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज 10वें स्थान पर है। स्ववित्त पोषित निजी विश्वविद्यालयों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में अमेठी विश्वविद्यालय नोएडा में जो है 9वें स्थान पर है। निजी महाविद्यालय या संस्थान तकनीकी वर्ग में IET समूह उत्तर प्रदेश KIET समूह संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश में है ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन तृतीय स्थान पर है। चलिए फ्रेंड, अब यहाँ तक हो गया है इनकी रैंकिंग, कोई ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसको देखते हैं, जो अगला टॉपिक है देखते हैं क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, यह स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत की रिपोर्ट। हाँ, नीति आयोग एक स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स का विकास कर उसे एक ऐसे वार्षिक सुव्यवस्थित साधन के रूप में स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है जिसके माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम प्राप्त करने पर राज्यों के सभी प्रदेशों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। फरवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक का प्रथम संस्करण स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है देख लेते हैं। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत यानी कि हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया, ये रिपोर्ट को चौथा संस्करण उनको जारी किया गया। ठीक, 2019-20 यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई। ठीक, इस रिपोर्ट में राज्यों के साथ ही प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में उनके विद्यमान परिवर्तन यानी वर्ष दर वर्ष कितना प्रगति हुई है का समग्र प्रदर्शन वर्तमान प्रदर्शन के आधार समग्र प्रदर्शन में वर्तमान प्रदर्शन भी रहेगा के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, इस रिपोर्ट हेतु आधार वर्ष क्या लिया गया, बेस ईयर 18-19 तथा संदर्भ वर्ष किसके रेफरेंस में 19-20 रखा गया। ठीक है, जो कि कोविड-19 से पूर्व की स्थिति को समाहित करता है। ठीक, यह स्वास्थ्य सूचकांक 24 संकेतकों पर आधारित है यानी इंडिकेटर्स, यानी 24 संकेतकों पर ही यह स्वास्थ्य सूचकांक है आधारित है। समान तत्वों के मध्य तुलना को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निम्न 3 श्रेणियों बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में रैंकिंग प्रदान की गई है। राज्यों को संदर्भ वर्ष में सूचकांक स्कोर के आधार पर 3 वर्ग फ्रंटों रनर, अचीवर, एस्पायरेंट और वर्गीकृत किया गया है। संदर्भ रेफरेंस ईयर का दिया गया है 19-20 के लिए बड़े राज्यों में क्रमशः केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं। ठीक है, केरल है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है, ये समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष के 3 राज्य हैं। समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से केरल को लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक राज्य घोषित किया गया है। शीर्ष 5 राज्य बड़े राज्य कौन हैं? समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से संदर्भ वर्ष 19-20 में प्रथम रैंक पे केरल राज्य है 82.20 स्कोर के साथ। सेकंड रैंक पे तमिलनाडु है 72.42। हाँ, थर्ड रैंक पे है तेलंगाना 69.96 और फोर्थ रैंक पे है आंध्र प्रदेश 69.95 स्कोर के साथ और 5वें रैंक पे है महाराष्ट्र 69.14। ठीक है, चलिए फ्रेंड, ये हो गया आपका स्वस्थ राज्य और प्रगतिशील भारत की रिपोर्ट। अब अगले पेज पे चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं और इसमें क्या क्या बचा है। तो ये आ गए हम यहाँ पे। हाँ, चलिए, वर्ष 2019-20 में समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से बड़े राज्यों में अंतिम स्थान यानी 19वां स्थान को इसका उत्तर प्रदेश का था और इसका स्कोर का 30.57 को प्राप्त हुआ था, जबकि 31 स्कोर के साथ बिहार 18वें स्थान पर रहा। ठीक है, बिहार 18वें स्थान पर रहा, जबकि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन यानी आधार वर्ष के संदर्भ वर्ष की दृष्टि से देखा जाए तो शीर्ष 3 राज्य हैं। ठीक, आधार वर्ष के संदर्भ में देखा जाए तो ये शीर्ष 3 राज्य हैं। ठीक, शीर्ष 5 छोटे राज्य कौन कौन से? समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से संदर्भ वर्ष 19-20 के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट रैंक मिजोरम राज्य को मिली है 75.77 स्कोर के साथ। सेकंड रैंक मिली है त्रिपुरा को 70.16 के साथ। थर्ड रैंक सिक्किम को मिली है 55.53 के रैंक के साथ। अब फोर्थ रैंक मिली है गोवा को 53.68 के साथ। अब फिफ्थ रैंक मिली है मेघालय को 43.05 के रैंक के साथ स्कोर के साथ। ठीक, केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2019-20 में समग्र प्रदर्शन के आधार पर दमन एवं दीव तथा दादर और नगर हवेली प्रथम स्थान पर है, जबकि अंडमान तथा निकोबार अंतिम स्थान 7वें पर हैं।
ठीक है। हिमाचल प्रदेश, अब अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको भी फ्रेंड। हाँ, ये देखिए आपको फ्रेम बन गया। 27 दिसंबर 2021 के प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए लागत की जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। ये जल विद्युत परियोजना निम्नवत है। कौन कौन है? रेणुका जी बांध परियोजना लोहरा, दूसरा लुहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, तीसरा है धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, चौथा है सांवड़ा कुड़ू जल विद्युत परियोजना, पाँचवा है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है देख लेते हैं। रेणुका जी बांध परियोजना, यह परियोजना सिरमौर जिले में स्थित है। सिरमौर, यह बांध परियोजना को गिरी नदी पर बनाया जा रहा है। गिरी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। यह गिरी नदी पर बनाया जा रहा है रेणुका जी बांध परियोजना, जो कि यमुना की सहायक नदी है। इस परियोजना की क्षमता 40 मेगावाट है। यह परियोजना दिल्ली के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगी और उससे प्रतिवर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। रेणुका जी बांध के भंडारित जल का उपयोग हथनी कुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, अगले कॉलम पे चलते हैं, थोड़ा स्लाइड नीचे लेते हैं। हाँ, ये देखिए बन गया। यह है, जबकि वजीराबाद बैराज के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को और ओखला बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को जल प्राप्त होगा, ठीक। और इसमें उल्लेखनीय है कि रेणुका जी बांध परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 11 जनवरी 2019 को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार एवं 6 राज्यों के संघ शासित क्षेत्रों, जो कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के मध्य समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। कब हुआ था? 11 जनवरी 2019 को। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और 6 राज्य इसमें शामिल थे, ठीक है। और 6 राज्यों का नाम भी बता दिया आपको। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ष 2008 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना, नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था, ठीक। अब लुहरी चरण, अभी तो हो गया रेणुका जी बांध परियोजना। अब चलते हैं लुहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना। यह है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। यह एक रन ऑफ द रिवर ROR परियोजना है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में स्थित है, ठीक है। कुल्लू और शिमला जिले में स्थित है, ठीक। इस परियोजना को सतलुज नदी पे बनाया जा रहा है, ठीक है। इसकी स्थापित क्षमता 210 मेगावाट है। इस परियोजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। इसके साथ ही प्रतिवर्ष पर्यावरण से 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। अब इसके लोहरी चरण से, ठीक है, 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, ठीक है। धौला सिद्ध परियोजना, अब धौला सिद्ध परियोजना को भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तीसरा है ना धौला सिद्ध परियोजना। ये धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना है। यह परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ज़िले में स्थित है। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और कांगड़ा ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये 2 ज़िले। इसे ब्यास नदी पर बनाया जा रहा है, ब्यास नदी बनाया जा रहा है, ठीक है। इसकी क्षमता 66 मेगावाट है। इससे प्रतिवर्ष 304 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित होगी, 304 मिलियन की। परियोजना का पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष पर्यावरण को 2.4 लाख टन 2.4 लाख टन क्या होगा, बचत होगी। क्या है, परियोजना का पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष पर्यावरण से 2.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आवेगी, ठीक है। सांवड़ा कुड़ू जल विद्युत परियोजना भी देख लेते हैं। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है, ठीक है। सांवड़ा कुड़ू, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो कि आदमी सोचता है कि कहाँ से आ गया, ठीक है। तो आपको इसको ठीक से देखते जाना है, नोट डाउन करते जाना है, या फिर आप कहीं नोट डाउन किए ही होंगे। इनको बार बार रिवीजन करते जाना है, तभी याद होगी, ठीक है। शिमला जिले में स्थित है। इसे पब्बर नदी, यमुना की सहायक नदी पर बनाया गया है। पब्बर, इसकी मुख्य क्षमता पब्बर नदी पर बनाया गया है, जो कि यमुना की सहायक है। इसकी क्षमता 111 मेगावाट है। इससे प्रतिवर्ष 386 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना क्या है? यह परियोजना शिमला और मंडी जिले में स्थित है। यह परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता, ये सतलुज नदी पर स्थित है, कौन है? सुन्नी बांध, ठीक है। इसकी क्षमता 382 मेगावाट है। प्रतिवर्ष लगभग 1382 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा इससे। इसके साथ ही पर्यावरण से लगभग प्रतिवर्ष 11 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में सहायता प्राप्त होगी, ठीक है, इसके ज़रिए। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ तक हो गया आपका हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना। अब अगला टॉपिक क्या है? सुशासन सूचकांक।
तो सुशासन सूचकांक भी थोड़ा देख लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपका। चलिए सुशासन सूचकांक जो है इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। सुशासन सूचकांक से हम अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाकर और पे क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।